राम का चरित्र हनन ब्राह्मणों ने किया, तब जाकर राम को आदर्श घोषित किया। रामायण और महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ हैं। क्षत्रिय के तौर पर राम को आदर्श पात्र घोषित कर दिया। तरफ महाभारत में क्षत्रियों का परशुराम 21 बार नरसंहार करता है। तो रामायण और महाभारत कितने विरोधाभासी ग्रंथ हैं। दशरथ जातक कथा से चोरी करने वाले ब्राह्मणों ने यानी बुद्धिज्म का बोध करा रहा है, इसलिए बोधिसत्व राम आदर्श है। वाल्मीकि रामायण का राम जो है वो वर्ण व्यवस्था को लागू कर रहा है, नाक को स्तन को काट रहा है। प्रस्तुत करते समय उसको चरित्रहीन घोषित किया। ये देखो ब्राह्मणों का कैरेक्टर है। ब्राह्मणों ने परशुराम जैसे काल्पनिक कैरेक्टर को आगे करके क्षत्रियों का चरित्र हनन किया। एक महात्मा फुले जी की मूवी आई, ब्राह्मणों ने खूब जमकर विरोध किया। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त काल्पनिक है। ब्राह्मणों ने जयचंद्र को गद्दार घोषित किया क्योंकि जयचंद्र बुद्धिस्ट है। ब्राह्मणों ने राम के नाम से बैकवर्ड कास्ट के लोगों के अंदर जगह तो बना लिया, मगर राम को आधार बनाकर ब्राह्मणों ने राम का ही चरित्र हनन कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ क्षत्रिय के तौर पर राम को आदर्श पात्र घोषित कर दिया, आदर्श राम, और शंभुक का हत्यारा उसको बताया। आदर्श क्यों है? तो वर्ण व्यवस्था को लागू करता है। ब्राह्मणों के आदर्शपन का मापदंड क्या है? तो ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को लागू कर रहा है, इसलिए राम को आधार बनाया। और दूसरी तरफ ब्राह्मणों ने महाभारत में 3रे अध्याय में परशुराम कैरेक्टर, जो काल्पनिक कैरेक्टर है, उस काल्पनिक परशुराम के कैरेक्टर को आधार बनाकर क्षत्रियों को नरसंहार कर दिया, खत्म कर दिया। 21 बार पृथ्वी नी क्षत्रिय की, यानी ये कितना विरोधाभास है। एक तरफ ब्राह्मण राम को आदर्श पात्र घोषित कर रहे हैं, आदर्श क्षत्रिय राजा घोषित कर रहे हैं, और राम का राज कैसे होगा? शंभुक जैसे शूद्र की, ज्ञानी शूद्र की हत्या होगी, और ब्राह्मणों की चलती बनेगी। तो इसलिए ब्राह्मण लोग जो है राम राज को आदर्श मानते हैं, राम को आदर्श मानते हैं, राम राज को आदर्श मानते हैं। और दूसरी तरफ महाभारत में क्षत्रियों का परशुराम 21 बार नरसंहार करता है। तो रामायण और महाभारत कितने विरोधाभासी ग्रंथ हैं। एक तरफ रामायण में क्षत्रियों का उदात्तीकरण करने के लिए राम को आदर्श पात्र के तौर पर स्थापित किया, मगर राम का चरित्र हनन करके स्थापित किया। और ये बातें इतनी सूक्ष्म बातें हैं, चिकित्सक लोगों को ही ये बातें समझ में आएगी कि राम का चरित्र हनन ब्राह्मणों ने किया, तब जाकर राम को आदर्श घोषित किया। और दूसरी तरफ क्षत्रियों को 21 बार नरसंहार किया, ऐसा घोषित किया। तो ब्राह्मणों का इन दोनों ग्रंथों के द्वारा क्षत्रियों का उदात्तीकरण किया है या क्षत्रियों को पतित घोषित कर दिया है। मेरे आधार पर, इन संशोधन के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि रामायण और महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ हैं, और इशारे में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पतित क्षत्रिय बताया। तो कथा से चोरी करके, दशरथ जातक कथा से चोरी करने वाले ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या रामायण काव्य के द्वारा क्षत्रियों का उदात्तीकरण नहीं किया है, क्षत्रियों का पतन किया है। क्षत्रियों का जो आदर्श पात्र घोषित किया राम, तो ब्राह्मणों की साइकी में, ब्राह्मणों की साइकोलॉजी में राम के प्रति वो प्रेम कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। उनके माइंड में बोधिसत्व राम है, जो आदर्श है, जो अपने पिता के उसूलों पर चलने वाला है, अपने भाइयों को लड़ा नहीं रहा है, अपने भाइयों को समझा रहा है, और 10 धम्मोपदेश के द्वारा अनित्यता का बोध करा रहा है, यानी बुद्धिज्म का बोध करा रहा है। इसलिए बोधिसत्व राम आदर्श है। मगर वाल्मीकि रामायण का राम जो है वो वर्ण व्यवस्था को लागू कर रहा है, भाइयों को लड़ा रहा है, महिला की नाक को, स्तन को काट रहा है, विकृत कर रहा है।
ये दिखाया है। यानी आदर्श बोधिसत्व राम के जीवन को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था लागू करने वाला, स्त्रियों को गुलाम मानने वाला, भाइयों के बीच में झगड़े लगाने वाला ये राम प्रस्तुत किया, मगर प्रस्तुत करते समय उसको चरित्रहीन घोषित किया। ये देखो ब्राह्मणों का कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ महाभारत में परशुराम जैसे काल्पनिक कैरेक्टर को आगे करके ब्राह्मणों ने परशुराम जैसे काल्पनिक कैरेक्टर को आगे करके क्षत्रियों का चरित्र हनन किया। ये हद यहां तक गुजर गई कि एक भी क्षत्रिय बचा नहीं। तब क्षत्रानी परशुराम के पास गए और परशुराम से ही बीज डालकर नए क्षत्रियों को पैदा किया। तो महाभारत जो है क्षत्रियों का चरित्र हनन करने के लिए, पतित क्षत्रियों का निर्माण करने के लिए उन्होंने उसमें पृथु राजा की भी कहानी जोड़ दी। यानी पृथु कैसे पैदा किया गया, यानी एक ब्राह्मणवादी राजा पैदा करने के लिए रामायण और महाभारत ये कहानियां के द्वारा ही बहुजन समाज का ब्राह्मणाइजेशन किया गया। मगर ये बात ध्यान में रखी गई कि जातक कथाओं के जो पात्र है वो पॉपुलर पात्र होने के कारण उनको चोरी करके ही रामायण और महाभारत कथाएं लिखी। परशुराम जो है ये काल्पनिक है, चाणक्य जो है काल्पनिक है। आज यूट्यूब पर मैंने एक प्रोमो देखा, अजय देवगन चाणक्य मूवी बना रहा है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, कंगना रनावत, ये जो अभी ये नए पीढ़ी के जो हीरो हीरोइंस है ये कुल्लम कुल्ला आरएसएस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आरएसएस जो थॉट समाज में लेकर जाना चाहते हैं वो फिल्मों के जरिए से लेकर जा रहे हैं। अब सेंसर बोर्ड का काम क्या है? झगड़े लगाना। फिल्में क्या है? झगड़े लगाना। टीवी क्या है? इडियट बॉक्स है, उसमें झगड़े लगाने की बात है। ज्ञान की बात तो कहीं पर भी नहीं है। एक महात्मा फुले जी की मूवी आई, ब्राह्मणों ने खूब जमकर विरोध किया। यानी हिस्टोरिकल मूवी चाहिए नहीं, ज्ञान वाली मूवी चाहिए नहीं। तो ब्राह्मण लोग अभी काल्पनिक चाणक्य को, परशुराम को प्रमोट करने की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। हमने आरटीआई के जरिए से पुरातत्व विभाग को पूछा चाणक्य का बर्थ प्लेस क्या है, बर्थ डेट क्या है, उसका कोई इंस्क्रिप्शन है क्या, और वो मौर्य घराने के गुरु थे, इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण है क्या। तो उधर से जवाब आया वो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त काल्पनिक है। उसी तरह परशुराम का इंस्क्रिप्शन मांगा, उसका बर्थ डेट मांगा, उसका बर्थ प्लेस की और उसका आर्कोलॉजिकल एविडेंस मांगा। तो एएसआई के द्वारा लिखित में जवाब दिया गया कि चाणक्य की तरह परशुराम भी काल्पनिक है। तो उस समय मैंने घोषित किया था कि चाणक्य के ऊपर 1 करोड़ रुपए इनाम मैं घोषित करता हूं। हमारा दावा है कि वो काल्पनिक है और परशुराम भी काल्पनिक है। हमारा दावा है, हमारे इस दावे को अगर कोई खारिज कर देगा तो उसको 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मगर अब मैं 1 करोड़ की बजाय चाणक्य के ऊपर 10 करोड़ और परशुराम के ऊपर 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं। तो ब्राह्मणों में बहुत पंडित विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, उनके लिए अवसर है कि वो हमारी बात को खारिज करें। मैं राजस्थान में 2 वर्ष पहले क्षत्रियों के सम्मेलन में गया था और वहां पर जयचंद को ब्राह्मण कैसे गद्दार कहते हैं, क्यों कहते हैं। और जयचंद्र राजा बौद्ध राजा था और उन्होंने महाबोधि महाविहार को प्रोटेक्शन दिया था, रिनोवेशन दिया था, धम्मदान दिया था और उसका गुरु एक भिक्खु था। तो ब्राह्मणों को मालूम है जयचंद गद्दार नहीं है, जयचंद बौद्ध धर्मी है। तो बुद्ध धर्म की घृणा के बदले में ब्राह्मणों ने जयचंद्र को गद्दार घोषित किया, क्योंकि जयचंद्र बुद्धिस्ट है। तो मैंने जयचंद्र के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए घोषित किया था। तो कोई भी ब्राह्मण जयचंद्र राजा, जयचंद्र गढ़वाल गद्दार है ये घोषित करे, हम उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। अब हो गए 5 करोड़, मिला दो 25 करोड़।
तो ब्राह्मणों को ऑफर है। मगर मैंने राजस्थान के उसी सम्मेलन में ये भी कहा था कि चाणक्य कैसा काल्पनिक है और परशुराम कैसा काल्पनिक है। तो वहां के एक पंडित ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया था और जब उसने तहकीकात किया, जांच किया और उसको पता चला कि ये विवाद, ये केस हिस्टोरिकल केस चलेगी और कोर्ट को मजबूरन ठप्पा मार के देना होगा कि परशुराम काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है और राजा जयचंद्र गढ़वाल को गद्दार घोषित करना ये अपराध है, ये उनको लिखित में देना पड़ेगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो आखिर में उस पंडित ने, उस ब्राह्मण ने अर्जी देकर केस वापिस की। ये जानकारी मुझे 15 दिन पहले मिली। मैं बहुत नाराज हो गया हूं कि मुझे वो केस चलाना था मगर पंडित ने खुद होकर उस केस को, उस मुद्दे को वापस लिया। इसलिए मैं उस ब्राह्मण पर अत्यंत नाराज हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं और इसलिए आप गुस्से में होने के कारण अब ज्यादा न बोलते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।